Hi friends, good evening. I am Dr. Ashutosh Gupta. I am a consultant in fetal medicine. So today we are going to talk about fetal ascites. ठीक है, जब भी पेट में पानी भर जाता है बेबी के तो उसको ascites बोलते हैं। और इसी के मुतालिक अगर बात करते हैं कि fetal ascites कैसे होता है और क्या-क्या इसकी etiology हो सकती है, right? So fetal ascites एक isolated finding भी हो सकती है and this could be a part of an evolving fetal hydrops. फिटल हाइड्रोस मीनिंग देयर बाय कि अगर दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव एरियाज के अंदर अगर आपको फ्लूइड मिलता है तो वो हाइड्रोप्स हो जाता है। ठीक है, तो फीटल असाइटिस में जो फ्लूइड होता है वो यूजुअली नॉन इकोजेनिक और यूरिन जैसा होना चाहिए। अगर उसमें इकोजेनिसिटी मिलती है तो इसका मतलब वो काइलस असाइटिस हो सकता है। तो काइलस असाइटिस में यूजुअली राइट साइड के अंदर, बिकॉज वी आइडेंटिफाई दैट द राइट प्लूरल कैविटी इज कनेक्टेड विद द पेरिटोनियल कैविटी, तो एसाइटिक फ्लूइड मिलने के साथ साथ में राइट प्लूरल इफ्यूजन मिल सकता है, वो एक ही कंपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं, तो वो काइलस एसाइटिस हो सकता है। ठीक है, दूसरा वी कैन हैव सम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जिसको लूटो बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो सामान्यतः वो ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड होता है और उसमें ब्लैडर के ट्रेबिकुलीज बन जाएंगे और धीरे धीरे होते होते ऐसा होता है कि वो ब्लैडर ही रप्चर हो जाता है। तो अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अगर मिस हो जाता है और अगर ये मिस हो जाती है तो व्हाट वी कैन सी इज दिस कि वो फीटल असाइटिस ना होके यूरिनोमा होता है, right? So probably we need to identify whether what is the status of the kidneys and the hydro or nephrosis and the hydroureter, right? Then we can have some lesion in the lungs. लंग्स में बेबी के कोई लीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो जो इंफीरियर वेना केवा है और जो बैकवर्ड रिटर्न ऑफ द ब्लड है फ्रॉम द इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है एंड देयरफॉर वी कैन हैव एन एसाइटिस। तो लंग्स की असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी कैन हैव फीटल एनीमिया, बेबी में खून की कमी हो जाना, तो उसको PSV MCA जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है उसकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी से उसके एक नोमोग्राम अवेलेबल है, तो उससे हम फीटल एनीमिया की पहचान कर सकते हैं, राइट? और कंजेनाइटल नेफ्रोसिस मीनिंग देयर बाय दैट वी कैन हैव अ सब वैरायटी ऑफ ए कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अगर बाय द वे अगर हमारा क्वाड्रुपल मार्कर हुआ है, अगर क्वाड्रुपल मार्कर उस प्रेगनेंसी में हमने किया है तो हमको AFP वैल्यूज ढूंढनी चाहिए। अगर अल्फा फेटोप्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा है सो प्रोबब्ली दिस कुड बी a suggestive or a suspected congenital nephrosis, right? And if there is a consanguinity in the background, अगर रिश्तेदारी में शादी हुई है और if we do have an history of an affected pregnancies with hydrops, so probably we might be dealing up with some storage disorder in the liver, right? And then the most commonest part is this meconium peritonitis. Meconium peritonitis होने का मतलब ये होता है कि aseptic जो आते होती हैं उसमें रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से ये होता है कि जो गट कंटेंट्स होती हैं वो बाहर स्पिल हो जाती है और पेरिटोनियल रिएक्शन होने की वजह से देयर इज सम फ्लूइड व्हिच इज देयर इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज it could have lot of sort of a sub variety. We can have meconium peritonitis, we can have an ascites, we can have an intra peritoneal calcifications, right? So this is a part of the meconium peritonitis, right? And then we can have some chromosomal abnormality. Down syndrome is one of the commonest. Turner's can also be there, and then we can have some infections, right? तो इन्फेक्शन स्क्रीन करना है, टॉर्च के लिए देखना है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के लिए देखना है, आंतों की जांच करनी है मेकोनियम पेरिटोनाइटिस के लिए, अल्फा फेटोप्रोटीन के लिए क्वाड्रुपल मार्कर का ढूंढना है जो कि कंजेनिटल नेफ्रोसिस को बता सकता है। अगर कुछ कंसैंग्युनिटी है बैकग्राउंड में तो वी कैन हैव सम लिवर स्टोरेज डिसऑर्डर्स एंड देन लंग्स की जांच करना है, CCAM या कंजेनिटल सिस्टिक एडिनोमेट्रिक मैलफॉर्मेशन, पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए BPS, इन सब चीज़ों के लिए लंग्स की जांच करनी है, so that we can identify whether there is an IVC, inferior vena cava, getting obstructed, and therefore we need to look around for the echogenicity of the fluid in the abdominal cavity. If it is echogenic, then probably it could be chylous ascites, and so we can have some abnormality of the thoracic duct, right? And we need to look around for fetal anemia, and so abnormal lymphatics could be there and all those stuff. So usually 2-3 केसेस में 65-70% केसेस के अंदर ये यूजुअली बेनाइन आइसोलेटेड सेल्फ रिजॉल्विंग होती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको देखने की ज़रूरत है, राइट? और वो इवॉल्व भी कर सकती है और हाइड्रोप्स में कन्वर्ट भी हो सकती है और रिजॉल्व भी कर सकती है।
तो ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, तो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो एज टू आइडेंटिफाई व्हाट वेराइटी ऑफ एन एसाइटिस और वेदर इट इज एन एसाइटिस और यूरिनोमा दैट वी आर डीलिंग विद। सो etiology, जिस तरह की etiology होती है उसी तरह की प्रोग्नोसिस हो सकती है। So since we identify that the underlying etiology changes, the prognosis also changes, right? So the counseling definitely changes. Okay, thank you very much for your patient listening.